हेलो बच्चों, आज हम इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और आज की वीडियो में हम जो है इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे जिसने दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का जो कार्य है उसको शुरू किया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद लाहौर के जो तुर्की अमीर थे उन्होंने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह जो है एक अनुभवहीन शासक था, अयोग्य शासक था, और उसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था अथवा नहीं। अधिकांश इतिहासकार जो हैं उसको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते, लेकिन प्रोफेसर हबीबुल्लाह उसे ऐबक का पुत्र मानते हैं, और इसी तरह रेवटी जो है वो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गोद लिया हुआ पुत्र मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है लाहौर के तुर्की सरदारों ने उसको सुल्तान घोषित कर दिया। इससे जो है इससे दिल्ली के तुर्की सरदार थे वो नाराज़ हो गए, क्योंकि इससे सल्तनत के उच्च पदों पर जो है लाहौर के तुर्की अमीरों का कब्जा होने वाला था। अतः उन्होंने बदायूं के सूबेदार और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया दिल्ली में, और इस आमंत्रण को पाकर के इल्तुतमिश जो है दिल्ली गया और दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस समय आराम शाह ने एक बड़ी सेना लेकर के दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसे इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया। अब इल्तुतमिश के बारे में यदि हम देखें तो वो एक इलबारी तुर्क था जो बचपन में उसको एक दास के रूप में बेच दिया गया था, और कई क्रय विक्रय के बाद में उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इल्तुतमिश जो है बहुत ही कुशल था, सेना नायक था, वीर था, साहसी था, और इसकी योग्यता के कारण ही वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी इसी योग्यता के कारण अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया था, इल्तुतमिश से, और उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जब तुर्की अमीर जो है उनमें संघर्ष हुआ, लाहौर के तुर्की अमीरों में और दिल्ली के तुर्की अमीरों में, तो इस संघर्ष के फलस्वरूप जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया। आराम शाह को पराजित कर दिया और दिल्ली का जो सिंहासन है उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। अब इल्तुतमिश सुल्तान तो बन गया, लेकिन उसके समक्ष जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, और दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही जो है संकट में था। इल्तुतमिश की यदि हम कठिनाइयों की बात करें तो जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे भयंकर आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके राज्यारोहण के समय में दिल्ली सल्तनत लगभग छिन्न भिन्न हो गई थी। उच्च और जो मुल्तान का सूबेदार था नासिरुद्दीन कुबाचा, जो ऐबक की अधीनता स्वीकार करता था, उसने जो है पारस्परिक संघर्ष का फ़ायदा उठा करके जो इल्तुतमिश और आराम शाह में शुरुआती वर्षों में हुआ था उसका फ़ायदा उठा करके उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था। और इससे आगे बढ़ करके उसने भटिंडा, कुराम और सुरसती को जीत करके अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया था, मुल्तान में, और वह कभी भी दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। तो इस तरह से नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश के लिए एक खतरा बन गया था। दूसरा खतरा इल्तुतमिश के लिए था गजनी का सूबेदार ताजुद्दीन याल्दोज। ताजुद्दीन याल्दोज को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया था, और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस गजनी के सूबेदार ने या ताजुद्दीन याल्दोज ने जो है अपने आप को भारतीय प्रदेशों का शासक मानना शुरू कर दिया। अब भारतीय प्रदेशों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। तो इसको भी जो है हराना इल्तुतमिश के लिए ज़रूरी हो गया था। इसी तरह से बंगाल में अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब इस समय संघर्ष का फ़ायदा उठा करके, पारिवारिक संघर्ष का, उसने अपने आप को बंगाल, बिहार में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखें राजपूत राज्यों की तरफ, रणथंबोर है, बयाना है, ग्वालियर है, तो यहाँ की जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी
जिन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अब जो है वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इस पारिवारिक संघर्ष का फ़ायदा उठा करके जो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, उसका फ़ायदा उठा करके इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब केवल देखें तो बदायूं और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वही दिल्ली सल्तनत में शामिल था। तो इल्तुतमिश जब सिंहासन पर बैठा तो सिंहासन उसके लिए कांटों का ताज था, लेकिन उसने अपनी धैर्य कुशलता से, अपनी वीरता से और बुद्धिमानी से इन समस्याओं पर एक एक करके विजय हासिल की। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विरोधी तुर्क अमीर जो थे उनके ऊपर सैनिक कार्रवाई की और उनका दमन किया। इसके बाद में इल्तुतमिश ने गजनी का शासक याल्दोज पर ध्यान दिया, जिसने कुबाचा पर आक्रमण करके उसको लाहौर से निकाल दिया था और फिर उसने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। तो इल्तुतमिश ने जब इस समय वो संघर्ष से निपट रहा था दिल्ली में तुर्की अमीरों से, इसी समय उसने ख्वारिज़्म का जो शाह था उसने याल्दोज पर आक्रमण किया। गजनी के शासक याल्दोज पर आक्रमण किया तो याल्दोज भागकर जो है लाहौर की तरफ आ गया। इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना के साथ में याल्दोज पर आक्रमण किया और उसको पराजित कर दिया और इसके बाद में उसका वध कर दिया गया। लेकिन याल्दोज के इल्तुतमिश के हाथों पराजित होने के बाद कुबाचा ने, जो मुल्तान का शासक था और लाहौर भी पहले उसके अधिकार में था, जिसको याल्दोज ने छीन लिया था, अब याल्दोज के पराजित होने के बाद में कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी याल्दोज ने जो है इससे कुबाचा से लाहौर को छीना था, लेकिन बाद में जो है याल्दोज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो जो है लाहौर पर इस कुबाचा ने पुनः अधिकार कर लिया जब इल्तुतमिश जो है याल्दोज से निपट रहा था। इसी समय लाहौर पर कुबाचा ने वापस अधिकार कर लिया और वो पंजाब के अन्य भागों को भी जीतने की सोचने लगा। इसके बाद 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को लाहौर का शासक बनाया। अब इल्तुतमिश को सामना करना पड़ा चंगेज़ खां के आक्रमण का, जो कि मंगोल था। इल्तुतमिश के समय में भारत पर मंगोलों के आक्रमण का संकट भी मंडराया। इल्तुतमिश जब अपने विरोधियों का दमन कर रहा था तो 1221 ईस्वी में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज़ खां के आक्रमण का खतरा उपस्थित हो गया। चंगेज़ खां ने ख्वारिज़्म के शाह पर आक्रमण किया, जिससे और उसके राज्य को जो है नष्ट कर दिया। ख्वारिज़्म का शाह भाग करके कैस्पियन सागर की ओर चला गया और उसका जो राजकुमार था वो जो है पंजाब की ओर भाग कर आ गया। इस राजकुमार का, जिसका नाम जलालुद्दीन मकबरनी था, इसका पीछा करता हुआ चंगेज़ खां सिंधु नदी तक आ गया और इस मकबरनी ने जो है इल्तुतमिश से सैनिक सहायता की अपील की, लेकिन इल्तुतमिश ने खतरे को भांप करके, चूँकि वो सहायता देता तो भारत पर चंगेज़ खां का आक्रमण हो सकता था, इसलिए इल्तुतमिश ने इस खतरे को भांप करके सहायता देने से साफ इनकार कर दिया और अपने साम्राज्य को जो है चंगेज़ खां के आक्रमण से बचा लिया। अब इसके बाद इल्तुतमिश ने ध्यान दिया कुबाचा के पूर्ण दमन की ओर। इल्तुतमिश ने इसको शुरुआत में पराजित कर दिया था और लाहौर पर अधिकार कर लिया था कुबाचा को हरा करके, लेकिन कुबाचा अभी भी जो है मुल्तान का सूबेदार था। 1227 ईस्वी में चंगेज़ खां की मृत्यु हो गई थी और मंगोलों का जो संकट है वो खत्म हो गया था, टल गया था। तो इल्तुतमिश ने जो है मुल्तान और उच्च के शासक कुबाचा पर आक्रमण किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश ने मुल्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1226-27 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल और बिहार के स्वतंत्र शासक हुसामुद्दीन ऐवाज को परास्त किया और बंगाल बिहार को वापस दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने राजपूत राजाओं की तरफ ध्यान दिया, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक
और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इल्तुतमिश और आराम शाह के संघर्ष का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई की और 1231 से लेकर के 1235 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा एक एक करके रणथंबोर, ग्वालियर है, बयाना, अजमेर, कालिंजर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अपने साम्राज्य के आंतरिक भागों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलामों के दल का गठन किया। इल्तुतमिश का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था प्रशासन के क्षेत्र में कि उसने जो प्रभावशाली अमीर थे, तुर्की अमीर थे, उन 40 अमीरों का एक दल बनाया जो उसके प्रति विश्वास पात्र थे, उसके और स्वामी भक्त थे, ताकि इल्तुतमिश को प्रशासन में इनकी मदद मिल सके। इल्तुतमिश ने उनको प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया। जियाउद्दीन बर्नी जो है अपनी तारीख़ फिरोजशाही में इस दल को तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से पुकारता है। तो इल्तुतमिश ने इस चालीसा का गठन किया जिससे कि उसको प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी सहायता मिली और उसकी स्थिति मजबूत हुई। इल्तुतमिश का जो दूसरा काम था वो था इक्ता प्रथा का प्रचलन। प्रशासन के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण काम था इल्तुतमिश का, वो मध्य एशिया में मुस्लिम राज्यों में ये प्रथा प्रचलित थी, इक्ता प्रथा। इल्तुतमिश ने इसको भारत में प्रचलित किया। इक्ता का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है भूभाग। इक्ता दो प्रकार के थे, छोटे इक्ता और बड़े इक्ता। छोटे इक्ता भू राजस्व अनुदान के रूप में थे, जिनके साथ में सैनिक सेवा भी होती थी, अर्थात जो ये भू राजस्व अनुदान प्राप्त करते थे उनको बदले में सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इनके साथ में छोटे इक्ताओं के साथ में जो है प्रशासनिक दायित्व जुड़ा हुआ नहीं होता था, केवल भू राजस्व वसूल करने के बदले में ये सम्राट को, सुल्तान को सैनिक सेवा देते थे। बड़े इक्ता थे उनके साथ में प्रशासनिक दायित्व भी जुड़ा हुआ था। प्रशासन चलाना और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये सारे काम जो है इक्तेदार को करने पड़ते थे। इक्तेदार जो था यहाँ पर बड़े इक्ताओं में भू राजस्व वसूल करता था और इसके बदले में सुल्तान को सैनिक सहायता देता था। इस भू राजस्व में से वो अपनी सेना का खर्चा चलाता था, प्रशासन जो कर्मचारी थे उनका खर्चा चलाता था और बचा हुआ जो पैसा था उसको सुल्तान के पास भिजवा दिया जाता था। इस तरह बड़े इक्ता जो थे एक तरह से प्रांत होते थे, इन्हें राज्य के उच्च अधिकारियों को ही सौंपा जाता था। ये भू राजस्व वसूल करते थे तथा बदले में सैनिक सेवा भी देते थे। इनके साथ में प्रशासनिक दायित्व भी जुड़ा हुआ होता था। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के मुद्रा संबंधी सुधारों की। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उसने अरबी ढंग का चांदी का एक सिक्का चलाया जो 175 ग्रेन का था, इसे टंका कहा गया। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने तांबे के छोटे सिक्के भी चलाए जिन्हें जीतल कहा गया। इसके बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत की न्याय व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसने दिल्ली में अनेक काजी नियुक्त किए जो मामलों की सुनवाई करते थे। सल्तनत के मुख्य नगरों में उसने अमीर-ए-दाद की नियुक्ति की और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सुल्तान और प्रधान काजी को होता था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया सल्तनत को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने में, वो था खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य बगदाद के खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति था, जिससे उसकी वैधानिकता सिद्ध हो गई थी। खलीफा ने खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र इस्लामी राज्य और इल्तुतमिश को उसका स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया था। यद्यपि ये केवल मात्र औपचारिकता थी, लेकिन इससे इल्तुतमिश की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इल्तुतमिश का जो अंतिम महत्वपूर्ण काम था वो था अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति। इल्तुतमिश ने अपने अंतिम दिनों में जो है अपनी पुत्री रजिया को जो काफ़ी योग्य थी, उसको अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया।
इस प्रकार इल्तुतमिश जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक श्रेष्ठ शासक था, जो कुशल सैनिक, सेना नायक, साहसी और बुद्धिमान था, और उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की